संगवारी हो, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। और नाम शेखर है। मैं नॉलेज हब कोचिंग संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपन प्रदेश छत्तीसगढ़ में। संगवारी हो, 2 दिन के समाचार एक साथ लेकर के हाजिर हुए हूँ। 9 तारीख के भी बहुत समाचार नहीं रहे, 10 के भी बहुत समाचार नहीं है। दोनों में समाचार निकाले की जरूरत पड़ेगी, सब फिर एक साथ में लेकर के हाजिर हुए हूँ। तो संगवारी हो, जितना जरूरी है सिर्फ वही डिस्कस करत हूँ। ऐसे तो और बहुत सारा लेख घलो दे है, वो लेख ला अलग वीडियो में आप मन कर चर्चा करी हैं, काबर की वो लेख जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ेदार है, तो ओला बाद में चर्चा करबो। अभी मैं समाचार ला बता जाता हूँ, हिंदी में आता हूँ, शुरू करता हूँ। पहला समाचार, पंचायती राज संस्थाओं का डिजिटलीकरण। यह न्यूज़ कल के दिन बहुत हाईलाइटेड रही। इस न्यूज़ को थोड़ा सा समझते हैं। ऐसा नहीं है कि पंचायती राज संस्थाओं का डिजिटलीकरण नहीं किया जा रहा है। शुरुआत से ये योजना चल रही है, केंद्र सरकार के द्वारा भारत नेट परियोजना के नाम से इस योजना को संचालित किया जा रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के पंचायत राज विभाग और आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा मिल करके अब इस योजना को छत्तीसगढ़ के ग्राम पंचायतों के लिए लागू किया जाएगा। इस योजना को कुछ अलग लक्ष्य के साथ लागू किया जा रहा है। जाहिर सी बात है, सिर्फ इसमें ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी लक्ष्य नहीं है, बल्कि इस योजना का लक्ष्य है ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों का आर्थिक स्तर जो है ऊंचा करना, साथ ही साथ उनको जो डिजिटल प्रक्रिया है उससे जोड़ना, उनके पास बैंक खाते हों, उनके पास रोजगार हों, इस तरह की पहल के लिए प्रयास किया जाएगा। तो दोनों संस्थाओं के बीच MOU हो गया है, आईसीआईसीआई बैंक और छत्तीसगढ़ राज्य पंचायती विभाग जो है, पंचायती राज विभाग, उन दोनों के मध्य। इसमें 2 बड़े लक्ष्य रखे गए हैं। प्रति ग्राम पंचायत में 1 वर्ष में कम से कम 1 करोड़ रुपए के कार्य किए जाएं। अब इस कार्य के किए जाने का मतलब उस ग्राम पंचायत के लिए अधोसंरचना विकास हो सकता है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, साथ ही साथ उस ग्राम पंचायत के विकासात्मक कार्यों के लिए अन्य खर्च हो सकता है। कोई भी योजना आदि बनाए जा सकते हैं जो रोजगार से संबंधित हो, उस पर भी धन लगता है। इसके अलावा दूसरा बड़ा लक्ष्य है कि ऐसे ग्रामीण इलाकों में जो ग्राम पंचायत क्षेत्र हैं, 18 वर्ष से अधिक आयु के जो भी बच्चे हैं, जो भी युवा हैं, युवतियां हैं, उनको कम से कम साल में 6 माह का रोजगार मिल सके, इस तरह का माहौल बनाने का कोशिश किया जाएगा। इस योजना को लेकर के पंचायती राज संस्था और आईसीआईसीआई बैंक का ये MOU आपको याद रखना पड़ेगा। क्या पता आपसे यही पूछ ले कि किस बैंक के साथ मिलकर छत्तीसगढ़ राज्य पंचायती राज विभाग ने एक डिजिटलीकरण को करने का अभियान चलाया है। तो आपका उत्तर होगा आईसीआईसीआई बैंक। फिर हम बात करेंगे बस्तर में इस्पात उद्योगों की। ये न्यूज़ थोड़ी सी डिप्रेसिंग थी और थोड़ी सी सोचने वाली थी, इसलिए मैं इस न्यूज़ को आप तक पहुंचा रहा हूं। छत्तीसगढ़ राज्य में, जैसा कि आप जान रहे हैं कि बस्तर क्षेत्र जो है उसमें उद्योगों को लगाए जाने का प्रयास किया जा रहा है मुख्यमंत्री महोदय के हाथों। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में जो उद्योग हैं उनको आकर्षित करने के लिए कई तरह के प्लान भी दिए जा रहे हैं, और खास तौर पे बस्तर के लिए। इससे कई सारे उद्योगपति आकर्षित भी हुए और 7 कंपनियों ने बस्तर में इस्पात उद्योग लगाने में इंटरेस्ट दिखाया, जिसमें 6 कंपनियां छत्तीसगढ़ की हैं और 1 कंपनी जो है वो महाराष्ट्र की है, इनफैक्ट नागपुर की है वो कंपनी। तो ये जो सभी 7 कंपनियां हैं, इन सभी 7 कंपनियों को कम से कम 50 से 100 एकड़ जमीन एक जगह पर एक साथ चाहिए। बस्तर में ऐसा हो पाना संभव नहीं दिख रहा है। आप अभी देख रहे होंगे बस्तर के हालात पर लगातार टेंशन जारी है। बोधघाट परियोजना को लेकर संशय की स्थिति है, क्योंकि बहुत सारे ग्रामीण इलाके ऐसे हैं जो जनजाति वर्ग से आते हैं और वहाँ इतनी सारी जमीन का एक साथ अधिग्रहण हो पाना मुश्किल है। तो इस न्यूज़ में 2 बातें छिपी हुई हैं। पहला, बस्तर का विकास आप औद्योगिक तरीके से अगर करना चाह रहे हैं तो आप समस्या में हैं, और वो समस्या होगी भू अर्जन की, यानी जमीन अधिग्रहित करने की समस्या। और दूसरी समस्या होगी कि आपको एक साथ इतनी बड़ी जमीन मिल पाना मुश्किल दिखाई देता है। दूसरा, आप जनजातीय इलाकों में छेड़छाड़ करने के प्रयास में लगे हुए हैं। ऐसा नहीं कि बस्तर अंचल में उद्योग नहीं है, बल्कि बस्तर के दंतेवाड़ा में हम इतनी बड़ी लौह अयस्क की खदान भी देखते हैं। इनफैक्ट बचेली देखते हैं, दंतेवाड़ा देखते हैं, किरंदुल देखते हैं, बहुत सारी माइंस मौजूद हैं। लेकिन उसके बाद अगर उद्योगों का ही गढ़ बना दिया जाए उस क्षेत्र को, तो थोड़ी सी समस्या दिखाई देती है। तो बस्तर का अगर आपको विकास करना है तो ट्राइफेड जैसा संस्था जो लघु वनोपज आदि के विकास को के ऊपर कार्य कर रहा है, या वहाँ की लोक कला संस्कृति के ऊपर कार्य करके किया जाए तो बेहतर होगा। ये मेरा ओपिनियन है। राज्य सरकार ज़्यादा समझदार है।
फिर बात करते हैं श्री बालाजी हॉस्पिटल रायपुर की। श्री बालाजी हॉस्पिटल रायपुर, ये न्यूज़ मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ, शायद ही आपसे पूछे, लेकिन ये न्यूज़ एक राज्यवासी होने के नाते मुझे बताने की ज़रूरत महसूस हुई। अगर आप रायपुर के हैं या रायपुर के नहीं भी हैं, आप उसके आसपास के हैं और आपके यहाँ किसी संतान का जन्म होने वाला है, तो मैं इसका प्रचार भी नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ये न्यूज़ काम आ सकती है इसलिए बता रहा हूँ। तो बालाजी हॉस्पिटल ने अनाउंसमेंट किया है, जो रायपुर में मौजूद है, कि अगर आपकी संतान कन्या होती है यानी बेटी पैदा होती है, तो जो भी वहाँ शुल्क लगेगा वो पूरी तरह से माफ़ कर दिया जाएगा। यानी इलाज आदि का जो खर्च था वो प्रक्रिया में वो आपसे नहीं वसूला जाएगा, यानी वो डिलीवरी का चार्ज आपसे निःशुल्क बिना किसी पैसे के वो कंप्लीट कर दिया जाएगा। कुछ लोग इसका मजाक उड़ाते हुए नीचे कमेंट किए हुए थे जब ये न्यूज़ पोस्ट किया था, तो उन लोग लिखे थे कि हाँ, और बेटे होने पर दुगना वसूल लिया जाएगा। ऐसा कर लेना चाहिए कि बेटा होने पर दुगना वसूल लिया जाए, बेटी होने पर फ्री कर दिया जाए, ये भी एक अच्छा आइडिया हो सकता था, पर नहीं। इस हॉस्पिटल ने अनाउंस किया है कि बेटे के जन्म होने पर 50% ही शुल्क लिया जाएगा। अगेन मैं इसका प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप चाहें तो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। प्रदेश का ये पहला निजी हॉस्पिटल हो रहा है जहां इस तरह की सुविधा दी जा रही है। वैसे आप अपनी सरकारी संस्थाओं पर भी भरोसा करें, छत्तीसगढ़ राज्य संस्थागत प्रसव में बहुत आयाम रच रहा है, आगे बढ़ रहा है, और वो भी सरकारी हॉस्पिटलों में, यहाँ तक कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी। फिर हम बात करेंगे रामबांधा सरोवर की। रामबांधा सरोवर चांपा में मौजूद है और 99 एकड़ पे फैला हुआ एक तालाब है। अब ये तालाब प्रवासी पक्षियों के लिए जाना जाता है। अब मैं ये न्यूज़ क्यों बता रहा हूँ इसको समझते हैं। हाल फिलहाल में आपने देखा कि हमारे छत्तीसगढ़ में पहला पक्षी महोत्सव मनाया गया। नाम था गिधवा परसदा पक्षी महोत्सव, नगधा ग्राम। अगर आप याद कर पा रहे होंगे तो आपको याद आ गया। चलिए, तो ये जो पर्व मनाया गया उसमें डिसाइड किया गया है कि छत्तीसगढ़ अब हर साल दिसंबर माह में पक्षी महोत्सव मनाएगा। साथ ही साथ ऐसे जगहों का चयन किया जाएगा जहां प्रवासी पक्षी आते हैं, ठहरते हैं। और छत्तीसगढ़ में एक और न्यूज़ थी पुरानी, उसमें आपने पढ़ा था कि छत्तीसगढ़ में उन सारे जगहों का चयन किया जाएगा जो वेटलैंड हो सकते हैं, यानी कि ऐसे परिसर, ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं जिन्हें आर्द्र भूमि कहा जाता है, नम भूमि कहा जाता है। ये भी उनमें से एक है, इसलिए ये न्यूज़ चर्चा में आई और आपको बताने की जरूरत महसूस हुई। फिर बात करेंगे लुचकी घाट। ये कहाँ है? अंबिकापुर में है। अंबिकापुर यानी जिला सरगुजा। बायोडायवर्सिटी पार्क बनाने के लिए प्रस्तावना भेजी गई है जिला सरकार के, जिला प्रशासन के द्वारा, और राज्य सरकार को भेजा गया है। पता नहीं आज क्या हो रहा है, फंबल बहुत कर रहा हूँ, लेकिन मैं तो न्यूज़ को वापस पे आते हैं। तो लुचकी घाट जो है ये बायोडायवर्सिटी जोन है, यानी जैव विविधता केंद्र है। यहाँ तरह तरह की प्रजाति के जीव जंतु और पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जो कि शेष छत्तीसगढ़ में भी मिलते हैं, लेकिन बहुलता में नहीं मिलते, अधिक संख्या में नहीं मिलते हैं। यहाँ एक साथ अधिक संख्या में इस तरह के प्रजातियों के अलग अलग तरह के जीव जंतु पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं, इसलिए प्रस्ताव भेजा गया है। उम्मीद करते हैं स्वीकार हो जाए और हमारे पास जानने पढ़ने के लिए एक चीज़ और बढ़ जाए। फिर बात करते हैं करिया आमा बांध की। ये न्यूज़ बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अभी बांधों पर बहुत चर्चा हो रही है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने कुछ 2 साल पहले एक प्रोजेक्ट बनाया। प्रोजेक्ट का नाम था करिया आमा बांध प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट कवर्धा जिले में भोरमदेव मंदिर से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर बनाया जाना था। ये प्रोजेक्ट सकरी नाम की नदी पर तैयार किया जाना था और इस प्रोजेक्ट के द्वारा कम से कम अगर देखें तो 13 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी रोकने की व्यवस्था की जानी थी। इस बांध के लिए सर्वे की गई जमीन का जब अभी आकलन किया गया तो पता चला कि यहाँ बांध बनाने पर इतना जल रोक पाना असंभव है। यहाँ उस जगह पर इतना पानी रोक पाने की क्षमता ही नहीं है। अगर बांध की ऊंचाई बढ़ा भी दी गई तो भी वो 13 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी नहीं रोक पाएगा। इसके लिए, इस परियोजना के लिए मजेदार बात तो अब है, 67 करोड़ रुपए पहले ही जारी कर दिए गए थे, जिसमें से जाहिर सी बात है बहुत सारी राशि खर्च हो चुकी होगी। अब 2 साल बाद रियलाइज हुआ कि ये बांध बनने के योग्य नहीं है। अगर बना भी दिया गया तो इस बांध की कुल क्षमता 50% से भी कम होगी निकट में बने हुए एक समुद्रा जलाशय जो है उससे। तो क्या फायदा ऐसे बांध को बनाने का? तो अब ये राशि का क्या होगा भगवान जाने। इस सर्वे के बाद अब क्या वो बांध बनेगा भगवान जाने। लेकिन करिया आमा बांध प्रोजेक्ट प्रश्न में पहले भी पूछा जा चुका है और शायद इस न्यूज़ के बाद अब शायद ना पूछा जाए, लेकिन आप ध्यान में रख लीजिएगा। अब बात करेंगे मदकू द्वीप की। मदकू द्वीप मुंगेली जिला में पड़ता है। शिवनाथ नदी पर मौजूद एक द्वीप है। ये द्वीप मेंढक के जैसे दिखता है, इसलिए इसका नाम मदकू द्वीप है।
समाचार ये नहीं है। समाचार ये है कि इस द्वीप पर मसीही मेले की शुरुआत हो रही है। हर साल मनाया जाता है, इनफैक्ट ये 112वां साल है मसीही मेला मनाने का। इस बार 11 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक ये आयोजन किया जाएगा। हर चीज़ 14 फरवरी पे जाके क्यों ख़त्म हो रही है क्या पता, लेकिन हाँ 11 से 14 फरवरी तक ये आयोजन किया जाएगा जिला मुंगेली में। ध्यान रखिए, मदकू द्वीप मसीही मेले के लिए प्रसिद्ध जरूर है, लेकिन मदकू द्वीप में हिंदू आस्था के भी बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं। यहाँ शिव जल लहरियाँ प्राप्त हुई हैं, यानी कि शिवलिंग और उनके साथ बनी हुई जल लहरियाँ प्राप्त हुई हैं, जो एक क्रम में रखी गई हैं सजाकर, बेहद खूबसूरत दिखाई देती हैं। साथ ही साथ यहाँ गणेश जी की भी एक मूर्ति मिली है। इसके अलावा इसी स्थान पर मांडुक्य ऋषि के आश्रम होने की बात भी कही जाती है। मांडुक्य ऋषि के एक स्टैचू बनाया गया है, जिसके पास एक सांप और एक मेंढक बैठा हुआ है, जिनको वो उपनिषद का ज्ञान दे रहे हैं। ऋषि मांडुक्य वही हैं जिन्होंने मांडुक्य उपनिषद की रचना की है। तो भाई इतनी सारी चीज़ें अगर आप जान गए तो मदकू द्वीप का ये खबर याद रख लेना चाहिए आपको। वैसे जगह खूबसूरत है, आपको जाना चाहिए। अगर आप यहाँ पहुँच रहे हैं तो आपको ताला गांव बहुत पास में पड़ेगा, और अगर आप ताला गांव घूमने गए तो आपको मदकू द्वीप जरूर देख के आना चाहिए, बहुत पास में है दोनों संरचनाएं। फिर बात करेंगे 1207 उद्योग की। ये न्यूज़ छत्तीसगढ़ राज्य सरकार का एडवर्टाइज है, लेकिन भाई पीएससी का एग्ज़ाम जब पास आता है या किसी भी और राज्य सरकार के एग्ज़ाम पास आते हैं तो कोई भी गवर्नमेंट अपने उपलब्धि को क्वेश्चन में पूछवाना चाहती है, इसलिए ये न्यूज़ शेयर कर रहा हूँ मैं आपसे। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार का ये दावा है कि पिछले 2 वर्षों में यानी 2019 और 20 के दौरान राज्य सरकार में 1207 उद्योगों की स्थापना हुई है छत्तीसगढ़ के भीतर। साथ ही साथ इन उद्योगों के माध्यम से 16,897 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश भी हुआ है। न्यूज़ को समझिए, पूंजी निवेश हुआ है यानी उस जगह पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आदि पे खर्च होगा। इसका मतलब ये पूरा पैसा राज्य को मिल नहीं गया है। फिर ये मत कहना कि उधारी काहे ले रहा है इसके बाद भी सरकार को अभी सीधे सीधे मिला नहीं है पैसा। हाँ, उन उद्योगों से रॉयल्टी और लाभ बाद में मिलेगा। तो 16,897 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश हमारे राज्य में हुआ है। साथ ही साथ ऐसा माना जा रहा है कि 20,000 से भी अधिक लोग प्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त करेंगे, लेबर मजदूर जो भी बन करके। अब आप मत बोलने लगना कि हाँ सीधा अफसर तो नहीं बन जाएंगे, नहीं बनेंगे, लेकिन हाँ रोजगार छोटे स्तर पर ही सही कुछ लोगों को मिल सकेगा। बहरहाल छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के इस योजना का एक बहुत महत्वपूर्ण ये पहलू है, इसे आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ राज्य के 110 विकास खंडों में यानी ब्लॉक में कुल 146 विकास खंड थे जब अनाउंसमेंट हुई थी, और उस 146 विकास खंडों के 110 विकास खंड में फूड पार्क बनाए जाने की अनाउंसमेंट हुई है। यानी आगे चल के हर विकास खंड में अगर आप एक फूड पार्क देखें तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। गया वो दौर जब आप याद करते थे कि बताइए छत्तीसगढ़ राज्य में कहाँ कहाँ फूड पार्क है, आप उंगलियों पर गिन लेते थे, लेकिन अब बनेंगे 110 फूड पार्क। अब सिर्फ आप किस जिले में कितने हैं जीके में ये याद करेंगे। फिर अब बात करेंगे चड़िया संगम की। ये न्यूज़ क्या कहूँ, उसको बताने की ज़रूरत है या नहीं है, मुझे बहुत समझ में नहीं आया, फिर भी मुझे लगा कि आपसे शेयर करना चाहिए। मैं इसके बारे में कंफर्म भी करने का प्रयास किया कुछ जगह सर्च करके, और वो सर्च थोड़ा सा फेल साबित हुआ, यानी बहुत जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई मुझे। जितनी हो पाई है वो मैं आपसे सीधे सीधे शेयर कर दे रहा हूँ। अगर आप जशपुर अंचल के हैं तो आप मुझे कंफर्म करिएगा और बताइएगा क्या मैं सही हूँ या नहीं हूँ, और अगर आप जशपुर के नहीं भी हैं और इस जगह की यात्रा किए हैं तो भी मुझे कंफर्म करिएगा। जशपुर में सोगड़ा आश्रम क्षेत्र है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मनोरा ब्लॉक में पड़ता है। सोगड़ा आश्रम क्षेत्र औघड़ आश्रम के रूप में जाना जाता है, और इसी औघड़ आश्रम पर एक पर्व मनाया जाता है, पर्व जिसका नाम है अनन्य दिवस समारोह। इस बार ये 10 फरवरी को मनाया जा रहा है, यानी आज के दिन इसे मनाया जा रहा है। ये पर्व मनाया जाता है नदियों के संगम पर। इस संगम का नाम है चड़िया संगम। सही है, चड़िया, मैं 2-3 बार कंफर्म किया। तो चड़िया संगम, यहाँ 3 नदियाँ आकर के मिलती हैं। हालांकि इन नदियों के बारे में मैंने पहले बहुत नहीं पढ़ा था ये, लेकिन प्रतीत हो रहा है कि जशपुर में ही मौजूद है। और ये नदियाँ हैं लावा, मधेश्वर और मनोरमा। इन तीनों नदियों का संगम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हालांकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि इन नदियों के बारे में जीएस की क्लास में नहीं पढ़ाया जाता कभी अलग से, या कोई जानकारी नहीं दी जाती, लेकिन इस संगम का ये जो जानकारी मौजूद था समाचार पत्र में, उसको मैं और कंफर्म करने का प्रयास किया, और मुझे हर जगह यही समाचार मिला कि चड़िया संगम में 3 नदियां लावा, मधेश्वर और मनोरमा मिलती हैं, जहां हर साल सोगड़ा आश्रम से जो पर्व मनाया जाता है अनन्य दिवस समारोह, वो यहीं सेलिब्रेट किया जाता है। तो मुझे लगा आपसे बता देना चाहिए।
फिर बात करेंगे देव पांडुम की। देव पांडुम दल्ली राजहरा में है, जिला बालोद, और ये न्यूज़ काम की है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। देव पांडुम एक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित हो सकता है, अभी इसको दर्जा नहीं मिला है, लेकिन ये एक पर्यटन स्थल है वहाँ के लोगों के लिए। ये पहाड़ियों से घिरा हुआ एक स्थान है, मनोरम जगह है जहाँ बहुत सारे गुफाएं हैं, और उनमें से एक गुफा है जिसका नाम है कोकान गुफा, महामाया की पहाड़ी। ये वो परिसर है जहाँ अक्सर लोग घूमने जाते हैं और अपना समय जो है स्पेंड करते हैं, बिताते हैं। इस जगह को पर्यटन केंद्र बनाए जाने की मांग की गई। यहाँ से जुड़ा हुआ खूब सारा किस्सा जो दल्ली राजहरा के लोग बताते हैं वो ये है कि यहाँ एक लोक कथा या यूँ कहें किंवदंती प्रचलित है कि बहुत सारे पुराने समय में राजा अपने खजाने को यहाँ छुपा करके रखा करते थे। आज भी बहुत सारे सरफिरे लोग यहाँ खजाना ढूंढने पहुँच जाते हैं, और इस कारण अक्सर ये जगह गुलजार रहती है। तो अगर इतनी गुलजार रहती है तो क्यों नहीं राज्य सरकार इसे एक पर्यटन केंद्र ही घोषित कर दे। मांग बस इतनी सी है। अब बात करेंगे हम जल जीवन मिशन की। ये न्यूज़ बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये न्यूज़ काम की है। जल जीवन मिशन छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा सभी घरों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराए जाने के लिए चलाई जा रही थी राज्य स्तरीय परियोजना, जिसमें स्वच्छ पेयजल हर घर में नल कनेक्शन के माध्यम से पहुंचाना था। राज्य सरकार ने इसका टेंडर भी जारी किया, और टेंडर सीधे राज्य स्तर पर जारी हुआ, यानी राज्य सरकार को टेंडर जारी करने का मौका मिला था, और बहुत सारा काम हुआ भी। लेकिन फिर आपत्ति होने शुरू हुई। लोगों ने कहा कि स्थानीय ठेकेदारों को तो मौका ही नहीं मिला। इस परियोजना पर फिर केंद्र सरकार से वापस मंजूरी मांगी गई। केंद्र सरकार, हाँ, राज्य और केंद्र के कहने पर राज्य सरकार संचालित कर रही है, होना हमारे पूरे राज्य में था। तो अब केंद्र ने मंजूरी दी है कि इसका टेंडर आप जिला स्तरीय निकाल सकते हैं। यानी अब इसमें क्या होगा, ये जो जल जीवन मिशन है इसका दोबारा से टेंडर जारी होगा और जिला स्तर पर होगा। जिला स्तर पर हर जिला कलेक्टर अपने जिले के किसी ठेकेदार को टेंडर निकाल कर ये जल जीवन मिशन का कार्य दे सकेंगे। 41.32 लाख घरों में नल से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध होगा। साथ ही साथ 2023 तक इस योजना को पूरा किए जाने का लक्ष्य भी रखा गया है। अब हम बात करेंगे प्रसाद योजना की। प्रसाद योजना, जिला राजनांदगांव, जगह डोंगरगढ़। डोंगरगढ़ एकमात्र जगह है छत्तीसगढ़ की जो प्रसाद योजना में जुड़ी हुई है। प्रसाद योजना जिसका उद्देश्य है कि भारत में ऐसे किसी भी आध्यात्मिक महत्व के स्थल को जिसका खूब ज़्यादा नाम है, खूब ज़्यादा उसके बारे में बातें होती हैं, उसको एक अच्छे पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाना। बहुत सारी जगह को बनाया गया है छत्तीसगढ़ से, लेकिन सिर्फ एक जगह डोंगरगढ़ को चुना गया। तो इसके लिए 47 करोड़ रुपए की राशि पास भी हो गई। संकट ये था कि इसका क्रेडिट केंद्र सरकार ले या राज्य सरकार ले, दोनों उलझे रहे और फाइनली बीच का रास्ता निकाला गया है। शिलान्यास के लिए तिथि तय की गई है 21 फरवरी, जिस दिन हमारे मुख्यमंत्री और प्रहलाद पटेल जो कि केंद्रीय पर्यटन मंत्री, दोनों एक साथ शिलान्यास करेंगे। खूब सारी संरचनाएं हैं जो बनने वाली हैं डोंगरगढ़ में। डोंगरगढ़ में बनेगा एक श्री यंत्र, पहाड़ के ठीक नीचे बेहद खूबसूरत ये श्री यंत्र होगा। सीढ़ियों को वापस से बनाया जाएगा और सीढ़ियों में कई जगह स्टॉपेज हॉल्टिंग पॉइंट भी लगाए जाएंगे, क्योंकि काफ़ी ऊंचा परिसर है और चढ़ते चढ़ते लोग थक जाते हैं। और इसके साथ सभी सीढ़ियों को एकाकार किया जाएगा, दुकानें आवंटित की जाएंगी और डोंगरगढ़ तक पहुंच मार्ग विकसित किया जाएगा जो कि चौड़ा होगा। ये सारी चीज़ें होने वाली है इस योजना के भीतर। फिर हम बात करेंगे किताब की। किताब का नाम है जिंदगी की दास्तान। ये किताब ट्रांसजेंडर समुदाय ने लिखी है, या यूं कहूँ संकलित की है। ट्रांसजेंडर समुदाय जो कि समाज के द्वारा अक्सर उपेक्षित छोड़ दिया जाता है, वो अपने जीवन में जो कुछ भी झेलते हैं, उनके जीवन का जो भी मर्म है, वो उन्होंने कविताओं और कहानियों के रूप में पिरोया है। यानी गद्य और पद्य दोनों रूप में है ये किताब। इस किताब का संपादन किया है विद्या राजपूत ने, इनकी एक सहयोगी भी हैं, वो भी की हैं, और डॉक्टर फिरोज अहमद जो है उनका इंटरव्यू उसमें प्रकाशित किया गया है, जो उस समुदाय के लिए काम भी करते हैं। तो ये किताब पहली बार ट्रांसजेंडर समुदाय के द्वारा लिखी गई या संकलित की गई किताब है। तो आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, आप चाहें तो सिर्फ ये याद रख सकते हैं। लेकिन इतना था समाचार और भी लेकर के आऊँगा, और कुछ किस्से मिले हैं मुझे जो आपसे शेयर करने हैं, वो भी लेके आऊँगा। तो वो लाइक का बटन दबाना मत भूलना और साथ बने रहें। अच्छा लगता है आपसे मिल करके रोज़। ध्यान रखिए अपना और अपनों का।